देखिए आज कुछ प्रॉब्लम्स हम बता रहे हैं। हम टाइपिकल प्रॉब्लम्स बताएंगे जिस पे कि आपको कई क्वेश्चंस मिलेंगे। पोटेंशियल पर, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पर, खास तौर से पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेशन पर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोगों ने किया था। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इजी होते हैं। डायरेक्ट फार्मूले पे जो उसकी प्रॉपर्टी है उसके बेसिस पर पूछा जाता है क्वेश्चन कि एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से दूसरे इक्विपोटेंशियल सरफेस तक किसी चार्ज को ट्रांसफर किया जा रहा है, वर्क डन फाइंड कीजिए। अगर दोनों का पोटेंशियल सेम है तो वर्क डन जीरो होगा। आप जानते हैं सेम पोटेंशियल डिफरेंस जीरो मिलेगा। और सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस अगर है वहाँ पर तो Q टाइम्स पोटेंशियल डिफरेंस होगा। आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो, या फील्ड में अगर वर्क डन कैलकुलेट करना है तो उसके लिए रिलेशन dV कैलकुलेट करके Q टाइम्स dV आपको कर देना है, और dV माइनस ई डॉट dr होता है। तो उस टाइप के क्वेश्चन तो हम लोग कर चुके हैं और मैं बता चुका हूँ। कैपेसिटर पे ये नया टॉपिक है, डिवाइस है, इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं। तो एक तो सिंपल क्वेश्चन होता है जिसमें कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना रहता है। आप फार्मूला पढ़े हो पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन का, जिसको कि मैं पहले ही मेंशन कर दूं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में यहाँ C इक्विवेलेंट क्या होता है, C1 प्लस C2, और इन सीरीज कॉम्बिनेशन क्या हम लोगों ने पढ़ा था, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस डैश डैश। तो ये दो फार्मूले हैं जो कि कॉम्बिनेशन में आपके काम आएंगे। अब जानने का तरीका, जहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हो, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो, वहाँ पर वो क्या हो जाएंगे कैपेसिटर पैरेलल में, और जहाँ पर चार्ज एक ही हो सारे कैपेसिटर पर, वो क्या हो जाएंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो हमें सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करते हैं। रेजिस्टेंस में आप किए हैं तो हम एक दो करा देंगे, आप आराम से कर सकते हैं सीरीज और पैरेलल पे। जैसे इसमें एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि फाइंड द टोटल वर्क डन बाय द बैटरी इन द गिवन सर्किट। एक सर्किट बनाया गया है और उसमें आपको वर्क डन फाइंड करना है। पोटेंशियल डिफरेंस दिया है टर्मिनल के बीच में, तो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो कितना वर्क डन, क्योंकि वर्क डन इन प्रोवाइडिंग द चार्ज इज इक्वल्स टू द 2 टाइम्स एनर्जी स्टोर्ड इन बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो कोई कॉम्बिनेशन दिया है तो हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना होगा, जैसे ये क्वेश्चन दिया है। तीन कैपेसिटर यहाँ है, और 20 वोल्ट का सोर्स जुड़ा है। कह रहा है कि वर्क डन इन दिस सर्किट, सिर्फ इतना कहा है। तो वर्क डन का मतलब कि इन्हें चार्ज प्रोवाइड करने में इस सोर्स के द्वारा वर्क डन आप फाइंड कीजिए। आपने वर्क डन का फार्मूला आप लोगों ने डिराइव किया था Q टाइम्स V होता है। तो सबसे पहले तो ये हमें पता होना चाहिए कि Q कितना होगा, और Q फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इन कैपेसिटर के कैपेसिटेंस की वैल्यू दिया है यहाँ पर 1 मान लीजिए फैरड ही दिया है। माइक्रो फैरड में वैल्यू रहती है 1 फैरड, वेरी लार्ज कैपेसिटी होती है। C दिया है, सबका C दिया है। C माइक्रो फैरड जो कर लीजिए, ये 1 2 3 4 5 6
ऐसे कैपेसिटेंस है। सिर्फ हम सिंपली ये इसलिए किए हैं कि हम बोलेंगे कौन सा किसके साथ किस कॉम्बिनेशन में। अब जरा देखिए, यहाँ से चार्ज अगर प्रोवाइड करेगा ये सोर्स, तो ये चार्ज इस कैपेसिटर पे आएगा, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगा 2 पार्ट्स में। अगर सिमेट्रिकल मिल रहा है, इसके दोनों तरफ कैपेसिटी सेम है, तो इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, Q/2 इधर, Q/2 इधर जाएगा। जैसा कि हम लोग रेजिस्टेंस में पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, तो वहाँ से और ज़्यादा समझ में आता है। तो वहाँ के जितने भी रूल्स हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स में, वो सारे रूल यहाँ पे फॉलो होते हैं। बस डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पर ड्यू टू इनफाइनाइट रेजिस्टेंस प्लेट्स के बीच में कोई कनेक्शन नहीं होता है किसी कंडक्टर के थ्रू। दैट्स व्हाई इन पार्ट्स ऑफ सर्किट देयर इज नो करंट फ्लोइंग during steady state. Steady state या transient state is the state when the capacitors of circuit are fully charged. जब कैपेसिटर चार्ज हो जाते हैं तो पार्ट्स ऑफ सर्किट में कोई करंट नहीं फ्लो करती है। यहाँ पर Q/2 फिर यहाँ आएगा और ये टोटल Q चार्ज 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। अगर इक्वल होंगे तो Q/3 हो जाएगा। फिर Q यहाँ मिल के और चार्ज फिर फ्लो कर जाएगा इधर। तो रियली Q/3 यहाँ हो गया और चार्ज हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आप देखिए इन दोनों टर्मिनल के बीच में ये तीनों कैपेसिटर पैरेलल में कंबाइन है। जाहिर सी बात है, इस पॉइंट से इन सारे कैपेसिटर का पहला प्लेट और इस पॉइंट से इन सारे कैपेसिटर का दूसरा प्लेट का कनेक्शन में है। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ये तीनों कैपेसिटर क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। सिंपली दिख जा रहा है। तो कैपेसिटर 4, 5 and 6 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, हेंस द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस 3 कैपेसिटर्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय C इक्विवेलेंट। पैरेलल के लिए यहाँ फार्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस का उल्टा, C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो तीनों को ऐड कर दो, C प्लस C कैपेसिटर 4, 5, 6 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो ये कितना दे देगा, 3C। ठीक, इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जब पता हो गया तो इनके जगह पर हम क्या कनेक्ट कर दें, एक 3 टाइम्स C कैपेसिटेंस का कैपेसिटर। तो इनको हटाया और 3/3C कैपेसिटेंस का कैपेसिटर हमने कनेक्ट कर दिया। ये 3C। अब ये 3C जो होगा इस कॉम्बिनेशन, ये दोनों पॉइंट के बीच में ये दोनों कैपेसिटर 2 और 3 आपस में पैरेलल में कंबाइन है। तो इनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, वो लिख लेते हैं 2 and 3 आर इन पैरेलल। तो इनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, तो C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C प्लस C इक्वल्स टू 2C। तो यहां पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फिर क्या मिल गया, 2C। तो यहां पर भी एक कैपेसिटर हमने इन दोनों की जगह कनेक्ट कर दिया, इनका इक्विवेलेंट और उसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, 2C। अब ये 2C और 3C आपस में क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। मतलब कैपेसिटर 1 and equivalent capacitance of 2 and 3 and equivalent capacitance of 4, 5, 6 is in series combination. That's why equivalent capacitance of this combination 1 upon C equivalent equals to 1 by C plus 1 upon 2C plus 1 upon 3C। ये होगा। तो आराम से इसका इक्विवेलेंट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 6C हो जाएगा इसका एलसीएम, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 3 प्लस 2, तो 5, ये 11 अपॉन 6।
ये सी 1/c इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी। तो सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 6c/11। तो ये आ गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द होल कॉम्बिनेशन। अब सिंपल है, आपको क्या मिल गया कि एक कैपेसिटर है जिसका की कैपेसिटेंस कितना है 6c/11 दैट इज कनेक्टेड टू a V वोल्ट सोर्स। 6c कैपेसिटेंस है और ये कितने से V वोल्ट के सोर्स से कनेक्टेड है। तो इस पर चार्ज फाइंड कर लीजिए Q इक्वल्स टू C टाइम्स V इक्वल्स टू कितना हो जाएगा। तो C इक्विवेलेंट यहाँ रखेंगे, C इक्विवेलेंट है 6c/11 इंटू क्या हो जाएगा V। तो 6cV/11 क्या हो जाएगा इस पर चार्ज। तो जब चार्ज कैलकुलेट हो गया तो वर्क डन अभी हमने क्या लिखा था Q टाइम्स V और Q की वैल्यू आ गई 6c/11 ठीक है इंटू V इंटू V। तो क्या हो जाएगा 6/11 C इंटू V²। देखिए ये रिजल्ट आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ C एंड V। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं करने का तरीका बताता जाऊंगा, इसी तरीके से करना है कॉम्बिनेशन में, जिस तरीके से आप रेजिस्टेंस रिड्यूस करते थे उसी तरीके से। बस आपको ये मालूम होना चाहिए डिसाइड करने कि जहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा वो कैपेसिटर क्या हो जाएंगे पैरेलल में, और जहाँ पर चार्ज सेम होगा वो कैपेसिटर क्या होंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो हम अब बात करते हैं थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में। कुछ क्वेश्चंस क्लियर होंगे जब हम रेजिस्टेंस बताएंगे अगले चैप्टर में, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस और उस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। हालांकि जो किरचॉफ्स लॉ और व्हीटस्टोन ब्रिज पर होगा जिसमें कि रेजिस्टेंस और कैपेसिटर दोनों एक साथ दिए गए रहते हैं इनसाइड सर्किट, तो उसको सॉल्व करने के लिए उन रूल्स को लगाना जरूरी है। तो वो रूल्स मैं अगले चैप्टर में ही बताऊंगा, तभी इसके भी क्वेश्चंस बता दूंगा वहाँ पे। अभी कुछ क्वेश्चन आपके बुक में इस तरीके के, हालांकि कॉम्बिनेशन पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन तब पर भी अगर बुक से आप लगा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। देखिए ये एक सर्किट दिया है, यहाँ A पॉइंट, यहाँ B पॉइंट। ये याद रखना होगा कि जिन पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें फाइंड करना रहता है, बैटरी उन्हीं दोनों पॉइंट्स के बीच में कनेक्ट है। ये कैपेसिटर दिया है, उसके बाद यहाँ बीच में एक दिया है ऐसे, यही पैटर्न रिपीट किया, थोड़ा सा डिफरेंट है, एक ऐसे है। अब देखिए ये प्रैक्टिस की बात होती है, आपको यहाँ पर यहाँ से सॉल्व नहीं कर सकते, आपको जाना पड़ेगा पीछे। पहले हम क्या करते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। चार्ज जैसे अगर मान लीजिए ए बी के बीच में आपने बैटरी कनेक्ट किया, यहाँ चार्ज आएगा यही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एक पार्ट इधर एक पार्ट इधर। जो पार्ट इधर आएगा यहाँ आने के बाद वो दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक तो इधर जाएगा एक पार्ट इधर जाएगा। तो यहाँ अलग चार्ज होगा, इधर अलग चार्ज होगा। कैपेसिटी की अभी बात ही नहीं करते हैं, यहाँ पूछ रहा है कि फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट्स
A and B, all capacitors are of capacitance 100 माइक्रोफैराड। तो हमने C कह दिया कि सबका C है कैपेसिटेंस। तो अगर C कैपेसिटेंस ले लिया, C को 100 पुट कर देंगे फाइनल में। अब देखिए यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो यहाँ पर आगे दो पार्ट में डिवाइड होगा, फिर वो आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आने के बाद 1 2 3 4 चार पार्ट में डिवाइड होगा। एक तो इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, फिर एक पार्ट जो इधर जाएगा उतना ही चार्ज इस पर होगा। इसका मतलब कि ये कंफर्म है कि ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर आपस में क्या होंगे, सीरीज में। तो अगर C आपस में सीरीज में हो गए तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो कैपेसिटेंस मिलेगा 1/C प्लस 1/C, यहाँ हम यही पे कैलकुलेट करके बता दे रहे हैं कि यहाँ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना मिलेगा, 1/C प्लस 1/C कितना हो जाएगा, 2/C। ठीक है, ये 1/C इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी, तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C/2। तो C/2 यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा, इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या हो गया, C/2। आप देखो यहाँ C/2 हमने कनेक्ट कर दिया। ये कैपेसिटर है, तो अब ये इसके साथ क्या हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा। इन दोनों के बीच में यहाँ जो भी चार्ज आएगा वो क्या होगा, कुछ इधर कुछ इधर। तो जाहिर सी बात है इसके साथ ये पैरेलल में हो जाएगा, इन दोनों के साथ ये क्या हो जाएगा, सीरीज में। तो अब फिर देखिए ये C/2 और ये C पैरेलल में हो गए, तो इनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C प्लस C/2। तो इनका इक्विवेलेंट लिख लेते हैं कि क्या हो जाएगा, 3C/2। C प्लस C/2 कितना हो जाएगा, ये डायरेक्ट समझ में आ रहा है, ऐड हो जाएगा, पैरेलल में है, तो ये हो जाएगा 3C/2। तो फिर इसको हटा देते हैं, यहाँ क्या मिल जाएगा, 3C/2। ये कैपेसिटेंस कितना मिल जाएगा, 3C/2 इन दोनों। अब ये हमने क्या कहा कि फिर सीरीज में होंगे, तो ये 3C/2 और ये C क्या हो जाएगा, सीरीज में। तो अगर सीरीज में होगा तो फिर इक्विवेलेंट अगर फाइंड करना होगा तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C प्लस 2/3C। आराम से इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये 3C हो जाएगा, 3 और प्लस क्या हो जाएगा, 2, 3 2 5/3, 5/3C। ये 5/3C 1/C इक्विवेलेंट आया, तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 3C/5। तो कहने का मतलब इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आ गया, 3C/5। हटा दीजिए और एक कैपेसिटर कनेक्ट कर दीजिए कितने का, जो कि होगा 3C/5। अब देखिए ये और ये आपस में ये क्या हो जाएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। फिर वही कहानी, ये पैरेलल में होगा, उसके साथ ये सीरीज में होगा, फिर उनका इक्विवेलेंट लिखेंगे, वो इसके साथ पैरेलल में होगा। ठीक है, और फिर वो जितना आएगा वो इसके साथ सीरीज में होगा, फिर वो जितना आएगा वो इसके साथ पैरेलल में होगा। ठीक, फिर उनका इक्विवेलेंट जो आएगा वो इसके साथ क्या हो जाएगा, सीरीज में, और फिर जो उन दोनों का इक्विवेलेंट आएगा वो इसके साथ क्या हो जाएगा, पैरेलल में। तो इक्विवेलेंट A इंटू A और B के बीच में कैलकुलेट हो जाएगा जहां भी है। तो इनके साथ जो आएगा रिजल्टेंट वो इसके साथ क्या हो जाएगा, सीरीज में। तो फाइनली इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिल जाएगा। आप कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ 3C/5 आएगा, ये पैरेलल में होंगे तो 3C/5 प्लस C करोगे तो कितना हो जाएगा, 8C/5। तो फिर इसको हटाएं, कितना लिख दें, 8C/5। ये कितना हो जाएगा, 8C/5। यहाँ मिल गया 8C/5। और फिर ये क्या हो जाएगा इसके साथ सीरीज में, तो ये 8C/5 और C को सीरीज में कंबाइन कीजिए, फिर वो इसके साथ पैरेलल में होगा। तो पहले कैलकुलेट कर दीजिए 8C/5 और C का, तो 1/C प्लस 5/8, ये 1/C इक्विवेलेंट हो जाएगा इक्वल टू, तो ये 8C एलसीएम ले लिया, यहाँ पर क्या मिलेगा, 8 प्लस 5, ये 13/8।
और यहाँ पर C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 8C/13। अब ये 8C/13 यहाँ पर इन दोनों की जगह पे लगा दिया। 8C/13 और C क्या हो जाएगा पैरेलल में। देखिए ये पैरेलल में हो जाएंगे, तो 8C/13 और ये पैरेलल में हो जाएंगे, तो इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा C प्लस 8C/13 दैट इज 21C/13। C प्लस 8C/13 ये कितना हो जाएगा 21C/13। तो इनको हटाइए अब इन दोनों को, और यहाँ एक कैपेसिटर कनेक्ट कीजिए कितने का, ये हो जाएगा 21C/13। अब ये कैपेसिटर इस कैपेसिटर के साथ क्या हो जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन। ये देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा तो फिर वही इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे 1/C प्लस 13/21C, तो 21C क्या हो जाएगा LCM, तो 21 अब प्लस क्या हो जाएगा ये 30, ये कितना हो जाएगा 3 1 4 2 1 3 34/21C। तो C ये तो 1/C इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी। C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 21C/34। ऐसे करके कैलकुलेट करते जाना है। इनकी जगह पर हम क्या पुट कर देंगे 21C/34। फिर अब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे पैरेलल टू ईच अदर। तो जब पैरेलल हो जाएंगे तो आपस में इनको सीधे ऐड कर देना है। इनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा C प्लस 21C/34। तो ये 34 और 21 हमें कितना मिलेगा 4 1 5 3 2 5, तो ये 55, तो 55C/34। तो यहाँ लिख दें 55C/34। ठीक। अब ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर आपस में क्या हो जाएंगे सीरीज में। फिर वही कहानी 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। बस याद रखना है कि रेजिस्टेंस का उल्टा होता है फार्मूला। बस 1/C प्लस ये क्या हो जाएगा 34/55C। फिर इसको ऐड करेंगे 55C LCM होगा, यहाँ आ जाएगा 55, यहाँ आ जाएगा 34। ऐड करो, ये हो जाएगा 5 4 9 5 3 8 इतना अपान 55। तो मतलब C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 55C/89। ठीक। अब देखिए किसका किसका मैंने कैलकुलेट किया, इस C का और इस 55C/32। तो इनकी जगह पर क्या कर दो एक कैपेसिटर कनेक्ट कर दो, और वो कितने का 55C/89। ठीक। अब ये आपस में क्या हो जाएंगे पैरेलल में। तो ये पैरेलल में हो जाएंगे तो इक्विवेलेंट का डिस्टेंस फाइंड करें। ये C है तो इनका इक्विवेलेंट C इक्विवेलेंट हो जाएगा C प्लस 55C/89। ये 89C प्लस 55C/89 ऐड करो 9 5 14 कैरी 1 8 5 13 13 और 1 14 144/C/89 ये हो जाएगा इक्विवेलेंट। ठीक है 144 इनका इक्विवेलेंट कैलकुलेट हो गया। तो इनको हटाओ, इनकी जगह एक कैपेसिटर लगाओ। कितना 144C/89। फिर ये C, तो ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे। फाइनली इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इनका फाइंड कर देते हैं।
तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C प्लस 89/144C। ऐड कीजिए 144C क्या हो जाएगा एलसीएम, तो यहाँ क्या हो जाएगा 144 और प्लस ये कैंसिल होगा 89, ऐड कर दो 144 और 89 को 1 5 13 3 1 1 2 220 233/144C। ये 1/C इक्विवेलेंट की वैल्यू हो गई। C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 144C/233। तो ये दोनों का इक्विवेलेंट फाइनली कैलकुलेट होकर आ गया कि इस सोर्स से कितना कनेक्टेड है। टोटल 144C अपॉन 233 इतना कनेक्टेड है सोर्स के साथ। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट हो गया बिटवीन ए एंड बी। वट एवर बी द वैल्यू ऑफ सी कितना दिया था 100, तो 144 इंटू 100 अपान क्या कर दो 233। सी की वैल्यू पुट कर देंगे, जो भी सी की वैल्यू हो 5 माइक्रोफैरेड की 100 माइक्रोफैरेड जो भी दिया तो कैलकुलेट हो जाएगा। वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन बिटवीन ए एंड बी। तो नेक्स्ट अब इस तरह के क्वेश्चन जो कॉम्बिनेशन के होंगे ये थोड़े से, इसमें इनफाइनाइट लैडर होता है, वो सारी चीज़ें मैं बता दूंगा रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चंस कराते समय। किरचॉफ्स लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज, ऑल विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट चैप्टर। और रेजिस्टेंस के साथ कैपेसिटर को भी डील करने मैं बताऊंगा, कैसे सर्किट में हम उनको अप्लाई करते हैं और कैसे क्वेश्चन उससे सॉल्व किए जाएंगे। इससे सॉल्व नहीं हो पाएंगे, ठीक है, इससे सॉल्व करने में आपको कठिनाई होगी, इजीली सॉल्व नहीं होगा। तो बाकी सर्किट के क्वेश्चन यही देंगे, अगर कॉम्बिनेशन पर क्वेश्चन सिर्फ दे रहा है, बाकी किरचॉफ्स लॉ या व्हीटस्टोन ब्रिज तो वो डिस्कस करेंगे अगले चैप्टर में। अब कुछ टाइपिकल क्वेश्चन जो कि आप फेस कर रहे होंगे, जो कि यहीं से है और आगे आपको नहीं मिलेंगे इन केस ऑफ रजिस्टर, तो उस टाइप के क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। कॉम्बिनेशन में ही क्वेश्चन है, डाइइलेक्ट्रिक से रिलेटेड है, उनको किस तरीके से बोर्ड में वो पूछा जाता है, पूछा गया है, उसको डिस्कस करते हैं। इसको करने में आपको दिक्कत हो रही होगी अगर बाई एनालिसिस इसको करोगे। जैसे कोई कैपेसिटर दिया है, इसकी कैपेसिटी मान लीजिए कि विदाउट एनी मीडियम इसकी कैपेसिटी C0, मतलब एयर में इसकी कैपेसिटी क्या है C0। अब इसमें डाइइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दिया गया, Q चार्ज है इस पर, ये प्लस Q ये माइनस Q। इसमें डाइइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट ऐसे किया गया पार्शियली कैसे, ऐसे कि इसका जो डिस्टेंस है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। मान लो आधे आधे में दो डाइइलेक्ट्रिक स्लैब्स इंसर्ट कर दिए, इसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, इसका K2 है, तब ये दो कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है। आप क्या करोगे, यहाँ अगर कैलकुलेट करना चाहोगे, जैसे हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे बाय प्रोसीजर के इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे थे, उसके बाद पोटेंशियल ड्रॉप, उसके बाद कैपेसिटी का फार्मूला, तो अगर उस प्रोसेस से आप करोगे तो ऐसे आएगा कि these कैपेसिटर्स आर इन
सीरीज कॉम्बिनेशन। ये कैसे आएंगे? अगर डिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूट हो रही है बाय कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, देन दोज कैपेसिटर, एक कैपेसिटर अज्यूम कर लो कि ये है, ठीक है, और एक कैपेसिटर ये है, दोनों पर चार्ज क्या है? क्यू चार्ज है, और ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है, ठीक है। इनके प्लेट के बीच में सेपरेशन डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो ये d/2, ये भी d/2, और प्लेट एरिया वही रहेगा। तो वो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा कि दो कैपेसिटर हम बना लें जिनको की सीरीज में कंबाइन कर दें, दोनों पर चार्ज क्या दे दें? Q प्लस Q माइनस Q प्लस Q माइनस Q, ठीक है। इसमें जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्टेड है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, इसमें डाइलेक्ट्रिक जो इंसर्टेड है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2, और इनके प्लेट के बीच में सेपरेशन d/2 है। अब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर कई डाइलेक्ट्रिक स्लैब भी इंसर्टेड है, ठीक है, उनको आप क्या मानो, जितने भी हैं उनको एक एक कैपेसिटर रिजर्व कर लो, उनके प्लेट का सेपरेशन उनकी थिकनेस होगी, और उस हिसाब से आप कॉम्बिनेशन का फार्मूला लिख दो, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, वही इसका इक्विवेलेंट इसके कैपेसिटी का फार्मूला होगा। आप क्या कहोगे कि ये कैपेसिटर है तो इसकी कैपेसिटी कितनी होगी? ये d/2 है, प्लेट एरिया A है, तो फार्मूला लगाओ आप, साइलेंट नॉट KA/D है कि नहीं? यही था। तो यहां पर हो जाएगा C1 इक्वल्स टू अपसाइलेंट नॉट K1A/D/2, तो ये हो जाएगा 2 अपसाइलेंट नॉट K1 × A/D। इसी तरीके से C2 कितना हो जाएगा? C2 इक्वल्स टू 2 अपसाइलेंट नॉट K2A/D है। ये दोनों कैपेसिटर क्या हो गए? सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो आप आराम से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लिख दो, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 d/2 अपसाइलेंट नॉट K1A प्लस d/2 अपसाइलेंट नॉट K2A। इनको जब हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? देखिए d/2 अपसाइलेंट नॉट A ये कॉमन हो जाएगा, तो इसको हटा दो, d/2 अपसाइलेंट नॉट A यहाँ मिलेगा 1/K1 प्लस 1/K, तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू d/2 अपसाइलेंट नॉट A, और इनका इक्विवेलेंट लिख दो, K1 K2 प्लस K1 मतलब K1 प्लस K2 होल अपॉन K1 K2। अब ये देखिए ये पलट के, तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? यहाँ से जस्ट इसका इनवर्स 2 अपसाइलेंट नॉट A K1 K2 अपॉन D K1 प्लस K2, यही इसका कैपेसिटेंस होता है। कहने का मतलब अगर सेपरेशन डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो वो दो कैपेसिटर जितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है उतने कैपेसिटर, और वो कैपेसिटर किस कॉम्बिनेशन में? सीरीज कॉम्बिनेशन में, अगर सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स डिवाइड हो रही है तब। अगर एरिया डिवाइड हो रहा है, अगर एरिया डिवाइड हो रहा है तो उस केस में जो कॉम्बिनेशन होता है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। तो इसी तरीके से अगर एरिया डिवाइड हो रहा हो तब आप डायरेक्ट ये लिख के कर सकते हो, मतलब इवन इन एग्जाम आल्सो प्रोसीजर नहीं करना है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो फिर पोटेंशियल ड्रॉप लिखो फिर कैपेसिटी का फार्मूला। आप करोगे उस तरीके से भी तो करके देखना, इतना ही इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा। इन केस व्हेन द एरिया इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, एरिया अगर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मान लीजिए 2 पार्ट में हम कर दे रहे हैं, 3 पार्ट में भी हो सकता है, 4 पार्ट में भी हो सकता है, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स को भी 3-4 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो। यहाँ पर अब देखो एरिया डिवाइड होने का मतलब ऊपर जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब आपने इंसर्ट किया उसका कैपेसिटेंस अलग, ये K1 हो गया, ठीक, और ये K2 हो गया, ये K2,
तो यहाँ से डिवाइड हो गया। एरिया, इसका एरिया a/2, ये a/2, बस प्लेट के बीच में सेपरेशन वही भी रहेगा दोनों का। तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा दो कैपेसिटर के, जो कि इस तरीके से कनेक्ट रहेंगे, एक ये और इसमें K1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डाइलेक्ट्रिक स्लैब का, इसमें K2, इसके भी प्लेट के बीच में सेपरेशन D, और इसके भी प्लेट के बीच में सेपरेशन D, और इसका डाइलेक्ट्रिक स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना हो गया K2। तो ये आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में दिया जाता है, या आपके जो इक्विवेलेंट आएगा वो पैरेलल आएगा। तो आप देखिए, आप दोनों की कैपेसिटी अलग अलग लिख लीजिए और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड कर लीजिए उन दोनों का, तो इसकी कैपेसिटी का फार्मूला आ जाएगा। तो उसका कैपेसिटी का फार्मूला क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट K1 a/2 अपान b, ये हो जाएगा C1 की वैल्यू, और C2 कितनी हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट K2 a/2 अपान b। फिर ये दोनों आपस में पैरेलल में है, तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C1 प्लस C2, दैट इज इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड कर दो। तो एप्सिलॉन नॉट K1a by 2d प्लस एप्सिलॉन नॉट K2a अपान 2d, 2d क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट a अपान 2d K1 प्लस ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फार्मूला हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। और भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं जो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। अभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ही बताऊंगा। एक टॉपिक जो है वो बताने को रह गया है, उस टॉपिक को बताने के बाद हम शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर।